शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीता साल पूरी दुनिया कोरोना नामक संक्रामक बीमारी के खतरे से जूझती रही, जिससे भारत देश भी अछूता नहीं रहा। इस दौरान हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि संक्रामक महामारी से बचने हेतु कोई कारगर दवा उपलब्ध हो जाए। और अब इस बीमारी की रोकथाम हेतु अकेले भारत में ही सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन नामक दवाई उपलब्ध हो गई है, जिसका टीकाकरण अभियान विगत 16 जनवरी को बड़े जोर शोर के साथ शुरू किया गया। और इस अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े उन लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपने प्राण की परवाह किए बिना कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा की और उन्हें बचाने का काम किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि कोरोना काल के दौरान बिना डरे अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले कोरोना योद्धा अब कोविड वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। अमरावती जिले में ही कोविड टीकाकरण अभियान के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर रोजाना 100 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड प्रतिबंधात्मक टीका लगाया जाना है। लेकिन इस अभियान के पहले दिन ही यह आंकड़ा पूर्ण नहीं हो पाया था। वहीं मंगलवार 19 जनवरी की दोपहर 4 बजे तक 500 की बजाय केवल 160 स्वास्थ्य कर्मियों ने ही यह टीका लगवाया, जिसके तहत जिला सामान्य अस्पताल में 40, पीडीएमसी में 32, अचलपुर में 20, तिवसा में 32 और अंजनगांव सुरजी में 36 स्वास्थ्य कर्मियों ने मंगलवार की दोपहर 4 बजे तक यह वैक्सीन लगवाई थी। जबकि मंगलवार को दिन भर के दौरान 500 लोगों ने इन 5 केंद्रों पर यह वैक्सीन लगवाना चाहिए था। माना जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान बिना डरे काम करने वाले लोगों में इस वैक्सीन को लेकर काफ़ी हद तक भय का माहौल है और वे यह वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। हालांकि सरकार एवं प्रशासन द्वारा इस टीकाकरण अभियान को लेकर काफ़ी पहले से तैयारियां शुरू की गई थी और प्राधान्य सूची बनाने के साथ ही टीकाकरण अभियान का ड्राई रन भी चलाया गया था, जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया था। मामला चूंकि स्वास्थ्य कर्मियों को ही वैक्सीन लगवाने से जुड़ा हुआ था, ऐसे में अन्य टीकाकरण अभियान के तहत इसे लेकर व्यापक तौर पर जन जागृति नहीं की गई, क्योंकि माना जा रहा था कि स्वास्थ्य कर्मियों ने इस बीमारी के खतरे को बेहद नज़दीक से देखा है, अतः वे स्वयं स्फूर्त तौर पर यह वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन हकीकत में इससे उल्टा हो रहा है और सूची में शामिल कई स्वास्थ्यकर्मी यह सोचकर वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं कि जिन लोगों ने पहले वैक्सीन लगवा ली है, पहले उनके स्वास्थ्य की 7-8 दिनों तक स्थिति देखने के बाद वे खुद को वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन इस चक्कर में प्रशासन द्वारा पूरा नियोजन गड़बड़ा रहा है, क्योंकि इस वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर एक प्राधान्य सूची तय की गई है और हर दिन 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का नियोजन किया गया है। लेकिन चूँकि प्राधान्य सूची में शामिल लोग बाग वैक्सीन लगवाने हेतु आगे नहीं आ रहे हैं, ऐसे अगले दिनों का नियोजन पूरी तरह से गड़बड़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस अभियान के दूसरे दिन संभागीय राजस्व आयुक्त पीयूष सिंह द्वारा जिला सामान्य अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज एवं पीडीएमसी अस्पताल के कोविड टीकाकरण केंद्र का दौरा करते हुए वहां चल रहे कामकाज की समीक्षा की गई। साथ ही सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान हेतु दी गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करते हुए तय लक्ष्य की पूर्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इस समय संभागीय आयुक्त सिंह ने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान जारी रहते समय यदि कोई तकनीकी दिक्कत सामने आती है तो उसे तुरंत ही हल करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति का इस अभियान में पंजीयन नहीं हुआ है और वह वैक्सीन लगवाने हेतु सामने आता है तो उसका तुरंत ही पंजीयन करते हुए उसे कोविड वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। इस समय जिलाधीश शैलेश नवाल सहित मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बीते शनिवार को कोरोना टीकाकरण अभियान के पहले ड्राइव में कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगवाने वाले 340 में से 20 लोगों को हल्का सा बुखार आया और इलाज के बाद अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वहीं भारत बायोटेक द्वारा उत्पादित कोवैक्सीन की दवा लेने वाले 100 लोगों में किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं देखी गई है। इस आशय की जानकारी जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई है। बता दें कि अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। वहीं जिले के अन्य 4 केंद्रों पर सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य महकमे द्वारा कहा गया है कि यदि प्राधान्य सूची में शामिल किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर है और वे इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां ले रहे हैं तो उन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं नव प्रसूता महिलाओं को भी फिलहाल कोविड वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। इसके अलावा बुखार, दर्द, सूजन व कमजोरी जैसे सामान्य लक्षण कोविड वैक्सीन लगाए जाने के बाद आम लोगों में दिखाई दे सकते हैं, जिसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा तय नीतियों के तहत यह फैसला लिया गया है कि कोविड वैक्सीन
को अनिवार्य की बजाय ऐच्छिक रखा जाएगा और वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रोग्राम अधिकारी द्वारा संबंधित लाभार्थियों को वैक्सीन के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाने से इनकार करता है तो यह उसे नहीं लगाई जाएगी। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि कोविड वैक्सीन के अलग अलग चरण में हुए परीक्षण में कई वॉलंटियर्स को यह वैक्सीन लगाई गई है और 6 जनवरी 2021 की स्थिति में लगभग सभी वॉलंटियर्स को कम से कम 1 डोज दिया जा चुका है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बेहद कम दिखाई दिए हैं। ऐसे में जिन लोगों के नाम प्राधान्य सूची में शामिल हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाने से डरना नहीं चाहिए। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि भारत बायोटेक की ओर से घोषणा की गई है कि यदि उसके द्वारा उत्पादित कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को किसी भी तरह का कोई गंभीर साइड इफेक्ट होता है तो भारत बायोटेक की ओर से संबंधित व्यक्ति का इलाज किया जाएगा, साथ ही मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजे की राशि ICMR की सेंट्रल एथिकल कमेटी द्वारा तय की जाएगी। विगत दिनों भंडारा में घटित अग्निकांड के बाद सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट का मसला इन दिनों जमकर चर्चा में चल रहा है। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में कुल 210 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिसमें से 142 अस्पतालों ने ही फायर ऑडिट करते हुए NOC प्राप्त की है। वहीं 68 अस्पतालों की अब तक नींद नहीं खुली है। ऐसे में इन अस्पतालों के खिलाफ मनपा के अग्निशमन विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोडे ने इस विषय को बेहद गंभीरतापूर्वक लेने के बाद अग्निशमन विभाग को एक पत्र जारी किया है। साथ ही सरकार ने भी इस विषय को लेकर एक रिपोर्ट मंगवाई है, लेकिन इसके बावजूद इस संदर्भ में किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के चलते कई अस्पतालों द्वारा अब तक फायर ऑडिट करवाते हुए फायर NOC प्राप्त करने को लेकर कोई प्रतिसाद नहीं दिया जा रहा है। कोरोना एवं लॉकडाउन के चलते विगत 10 माह से बंद पड़ी 5वीं से 8वीं की कक्षाएं आगामी 27 जनवरी से शुरू होने जा रही हैं। इस हेतु सोमवार 18 जनवरी को शालेय शिक्षा विभाग ने सुरक्षित ढंग से शालाओं को शुरू करने के संदर्भ में परिपत्रक जारी किया है। साथ ही स्थानीय शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा शिक्षकों सहित विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में भी शालाएं खुलने को लेकर आनंद देखा जा रहा है। कोरोना काल के बाद बीते 23 नवंबर से अमरावती जिले में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को नियमित तौर पर शुरू किया गया था। अब इसी तर्ज पर 5वीं से 8वीं की कक्षाओं को 27 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर बुलाई गई पत्रकार परिषद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की निधि समर्पण व गृह संपर्क अभियान के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि सैकड़ों वर्षों के संघर्ष एवं कई दशकों की अदालती लड़ाई के बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर साकार होने जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण भव्य दिव्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें भारी भरकम खर्च आना अपेक्षित है। ऐसे में न्यास द्वारा मंदिर निर्माण हेतु जन सहयोग प्राप्त करने के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जो 15 जनवरी से शुरू हुआ है और आगामी 15 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत समूचे विदर्भ प्रांत से 10,10,01,000 रुपये की निधि संकलित करने का लक्ष्य तय किया गया है और न्यास के विदर्भ प्रांत पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र के हर घर में जाकर राम भक्तों से उनकी इच्छानुरूप निधि का स्वीकार किया जाएगा। इसी पत्रकार परिषद के दौरान लक्ष्मीनगर परिसर निवासी क्षमता संतोष सिंह ठाकुर नामक छात्रा ने निधि समर्पण व गृह संपर्क अभियान की प्रांत समिति से संपर्क साधते हुए अयोध्या में बनने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए अपने द्वारा गुल्लक में जमा की गई बचत राशि को समर्पित किया। इस छात्रा द्वारा दिखाई गई धर्म आस्था के लिए सभी उपस्थितों ने इस छात्रा का अभिनंदन किया है। खालसा पंथ के दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व उपलक्ष्य में स्थानीय बूटी प्लॉट स्थित श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में कवि दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने सरदारों ने हिस्सा लेकर गुरु जी की शान में काव्य पाठ किया। साथ ही रागी जत्थे द्वारा शबद कीर्तन का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके उपरांत 20 जनवरी की सुबह अखंड पाठ के भोग उपरांत शबद कीर्तन व गुरु जी का लंगर आयोजित किया जाएगा। धामनगांव रेलवे तहसील के देवगांव सर्कल की जिला परिषद सदस्य तथा निर्माण सभापति प्रियंका दगड़कर का बीती रात नागपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पश्चात उनका पार्थिव उनके पैतृक गांव उसलगवान लाया गया, जहां पर 19 जनवरी की सुबह 8 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और बेहद शोकाकुल वातावरण के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रिया दगड़कर अपने पश्चात सास ससुर, पति तथा एक पुत्र व एक पुत्री का भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। गत रोज अमरावती निवासी तबलीगी जमात के बरार के जिम्मेदार हजरत अब्दुल रऊफ साहब का इंतकाल हो गया था। पश्चात देर रात उनके हबीबनगर निवास स्थान से उनका जनाजा निकाला गया और नमाज जनाजा की रस्म अदा करते हुए हैदरपुरा स्थित ईदगाह कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इस अवसर पर समूचे विदर्भ प्रांत से अब्दुल रऊफ साहब के चाहने वाले उपस्थित थे और हजारों लोगों ने अपनी नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। विगत 1 वर्ष से बंद पड़ी अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस को यदि आगामी 25 जनवरी से दोबारा शुरू नहीं किया गया तो महानगर रेल यात्री संघ द्वारा बडनेरा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और बडनेरा से होकर एक भी ट्रेन गुजरने नहीं दी जाएगी। इस आशय की चेतावनी वाला पत्र महानगर रेल यात्री संघ के अध्यक्ष
अनिल तरडेजा ने मध्य रेल के एटीजीएम मंजीत साहनी को उनके मुंबई स्थित कार्यालय में जाकर दिया। इस समय इस पत्र में कहा गया है कि अमरावती मुंबई ट्रेन विगत मार्च माह से लगातार बंद पड़ी हुई है और इस ट्रेन को दोबारा शुरू करने हेतु रेल विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, जिससे अमरावती निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक मोहम्मद अयूब मोहम्मद यूसुफ तथा मोहम्मद याकूब मोहम्मद हनीफ ने यहाँ बुलाई गई एक पत्रकार परिषद में कहा कि शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलाने हेतु वर्ष 1980 में फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ था, जिसके आरंभिक दौर में तमाम बाधाओं का सामना करने के बावजूद समाज के लोगों द्वारा दिए गए प्रोत्साहन व सहयोग की बदौलत संस्था ने लगातार कामयाबी हासिल की और आज बेहतरीन शिक्षा के मामले में संस्था समूचे राज्य में विख्यात है। किंतु इन दिनों कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते संस्था को युद्ध का मैदान बना दिया है, जिससे सभी लोग व्यथित हैं। ऐसे में संस्था के संस्थापक इस संस्था के हितों के साथ ही समाज हित के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने व संघर्ष करने हेतु तैयार हैं। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे द्वारा एक महिला पर किए गए अत्याचार का भारतीय जनता पार्टी के महिला विकास आघाड़ी द्वारा कड़ा निषेध किया गया। साथ ही धनंजय मुंडे से तत्काल इस्तीफा दिए जाने की मांग की गई। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला उपाध्यक्ष शिल्पा पाजगरे व सचिव सुरेखा लुंगारे सहित जिलाध्यक्ष लता देशमुख के नेतृत्व में निषेध आंदोलन किया गया। नूतन विदर्भ शिक्षा मंडल द्वारा महापौर चेतन गावंडे को सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि स्थानीय जोग चौक परिसर में विगत कई दिनों से घुमंतुओं ने अपना डेरा लगा रखा है, जिनके द्वारा पूरे परिसर में जबरदस्त गंदगी फैलाई जा रही है और यहां से रोजाना गुजरने वाले विद्यार्थियों एवं नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जोग चौक परिसर से इन घुमंतुओं को तत्काल हटाया जाए। भीम ब्रिगेड द्वारा जिलाधीश के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना काल के दौरान बंद किए गए राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प को दोबारा शुरू किया जाए, ताकि शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा के प्रवाह में लाया जा सके। साथ ही इस प्रकल्प में कार्यरत शिक्षकों को भी काम मिले। हेल्पिंग हैंड्स एनजीओ के भूषण दलाल द्वारा केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के नाम जिलाधीश के मार्फत भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 15 जनवरी को प्रदर्शित हुई तांडव नामक वेब सीरीज में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। ऐसे में इस वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक व कलाकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा राज्य के गृह विभाग के नाम जारी ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 4 जनवरी को विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा विद्युत बिलों व स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग को लेकर नागपुर में मोर्चा निकाला गया था, जिसमें शामिल पदाधिकारियों के खिलाफ नागपुर पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे सभी मामलों को तत्काल खारिज किया जाए। विगत 16 जनवरी की रात पूर्णा नगर में किसी असामाजिक तत्व ने प्रकाश भगीरथ सिंह ठाकुर के खेत में रखे तुअर के ढेर को आग लगा दी, जिसमें इस किसान का करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में इस किसान को प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ऐसी मांग पूर्णा नगर के अली हेल्प ग्रुप द्वारा की गई है। साथ ही पूर्णा नगर में आए दिन होने वाली ऐसी घटनाओं की जांच किए जाने की भी मांग इस ग्रुप द्वारा की गई है। वहीं इस मामले को लेकर प्रकाश सिंह ठाकुर नामक किसान द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि किसी ने जानबूझकर उनके खेत में आग लगाई है और इस अग्निकांड में उनकी साल भर की मेहनत जलकर खाक हो गई है, जिसके बाद उनके समक्ष अब आत्महत्या करने के अलावा अन्य कोई पर्याय नहीं है। अतः मामले की जांच करते हुए उन्हें तुरंत इंसाफ दिलाया जाए। विगत दिनों मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित सालबर्डी की बौद्ध लेणी से बेहद गैरकानूनी तरीके से हटाई गई बुद्ध मूर्ति को उसी स्थान पर पूर्ववत सम्मानपूर्वक स्थापित किया जाए। साथ ही बौद्ध धर्मगुरु भंते नामे रट्टपाल को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस आशय की मांग का ज्ञापन युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल व पुलिस महासंचालक सहित बैतूल के जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक के नाम जारी ज्ञापन में की गई है। तिवसा तहसील अंतर्गत निम्बोरा बेलवाड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसे प्रशासन द्वारा तत्काल हटाया जाना चाहिए। इस आशय की मांग ग्राम पंचायत सदस्य बबन पुनसे द्वारा जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में की गई है। श्री गणेश मूर्तिकार फाउंडेशन द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल के मार्फत सरकार एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति निर्माण पर यदि केंद्रीय प्रदूषण मंडल द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है तो इससे लाखों मूर्तिकार बेरोजगार हो जाएंगे। अतः सरकार एवं प्रशासन द्वारा पीओपी की मूर्तियों पर प्रतिबंध न लगाया जाए, क्योंकि पीओपी से बनने वाली मूर्तियों की वजह से पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। अपनी इस मांग को लेकर श्री गणेश मूर्तिकार फाउंडेशन द्वारा इरविन चौक स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल से जिलाधीश कार्यालय तक विदर्भ स्तरीय मूर्तिकार बचाओ मोर्चा भी निकाला गया।
स्थानीय सावनपुरा मरकज के पास रहने वाले शेख सोहेल शेख जाहिद नामक 29 वर्षीय ऑटो चालक ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए एक महिला द्वारा अपने ऑटो में छोड़ दिए गए पर्स को वापस उस महिला को लौटाया गया। शेख सोहेल अपना ऑटो लेकर बडनेरा गया था, जहां से नया अकोला जाने के लिए एक महिला उसके ऑटो में बैठी और यह महिला अपना पर्स इस ऑटो में ही भूल गई। यह बात ध्यान में आते ही ऑटो चालक शेख सोहेल ने तुरंत कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर इस महिला का पर्स लौटाया। पश्चात कोतवाली थाना पुलिस ने इस महिला को खोजकर उसे उसका पर्स लौटाया। इस पर्स में एक महंगा मोबाइल और काफ़ी सारे जेवरात भी रखे हुए थे। शेख सोहेल द्वारा दिखाई गई ईमानदारी की पुलिस द्वारा प्रशंसा की गई। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए कल हुई मतगणना में धामनगांव रेलवे तहसील अंतर्गत आने वाले मंगरूल दसगीर के वार्ड नंबर 5 में SC आरक्षित प्रभाग के उम्मीदवार लीलाधर पंजाब राव माने ने ईश्वर चिट्ठी के जरिए टॉस करने पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन का फैसला मान्य न रहने की शिकायत जिलाधीश से की है। जिलाधिकारी को सौंपे निवेदन में माने ने कहा है कि मंगरूल दसगीर ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 से SC कैटेगरी के 3 उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन 2 उम्मीदवारों में समान वोट पड़ने से ईश्वर चिट्ठी का निर्णय लिया गया, जिसके बाद नियमानुसार डिब्बे में 2 ही चिट्ठियां डाली जानी चाहिए थी, किंतु चुनाव निर्णय अधिकारी ने डिब्बे में 3 चिट्ठियां डाली, जिन्हें छोटे बच्चे के हाथ से निकाला गया। यह पूरी तरह से गैरकानूनी बात है। जिले में मंगलवार 19 जनवरी को कोरोना के 67 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 20,864 पर जा पहुंची। मंगलवार को RT-PCR टेस्ट में 25 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 42 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनपा क्षेत्र में रहने वाले सभी कसाई घर व मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में मनपा द्वारा सभी वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षकों को सूचित किया गया है, ताकि वे सरकारी आदेश की जानकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में संबंधित मांस विक्रेताओं एवं कसाई घर संचालकों को दे सकें। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती शहर का कार्यभार संभालते ही अवैध रेत तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं और CP द्वारा गठित विशेष पथक ने लगभग 1 सप्ताह पहले नांदगांवपेट परिसर से रेती से भरे 2 ट्रक पकड़े थे। इन दोनों ट्रक मालिकों से लगभग 7,50,000 रुपये का जुर्माना वसूल करने के आदेश तहसीलदार द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर CP के इस विशेष स्क्वाड ने बीती रात अवैध रेत तस्करी कर रहे एक और ट्रक को पकड़ा है। यह कार्रवाई बडनेरा थाना क्षेत्र के तहत की गई है। बीते शुक्रवार की रात शहर में कटला चलाने का काम करने वाले अब्दुल कलीम अब्दुल समद नामक व्यक्ति को राठी गैरेज के पास माल ढुलाई करते हुए कुछ लोगों ने पकड़ा था और पुलिस के हवाले किया था। पश्चात नागपुरी गेट पुलिस ने उसके खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया और शनिवार को न्यायालय के आदेश पर इस कटला चालक को न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना कर दिया गया था। लेकिन जेल भेजे जाते ही इस व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे इरविन अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर सोमवार की दोपहर इस कैदी की मौत हो गई। जिसके बाद इस कटला चालक के रिश्तेदार एवं परिसर वासियों ने रोष प्रकट करते हुए इसकी मौत को लेकर अनेकों प्रश्न उपस्थित किए हैं। मंगलवार की दोपहर इस कटला चालक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में भेजा गया है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमर कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय सुषमा गोडबोले मंगलवार की सुबह अपनी दुपहिया लेकर समाज कल्याण ऑफिस की ओर जा रही थी और जब वो ऑक्सीजन पार्क के पास से गुजर रही थी तो पीछे से आए किसी वाहन ने उसकी दुपहिया को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस हादसे के बाद काफ़ी देर तक सुषमा घटनास्थल पर ही घायल अवस्था में पड़ी रही और कुछ देर बाद इसी मार्ग से गुजर रहे एक युवक ने अपनी दुपहिया रोककर लोगों से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद इस महिला को इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक इस महिला की मौत हो चुकी थी। फ्रेजरपुरा थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।